हेलो स्टूडेंट्स, नाट्य शास्त्र के भाग 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले भाग में हमने नाट्य शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं 28 से लेकर 33 चैप्टर्स तक कवर किए थे। इसमें हम नाट्य शास्त्र में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ सवालों को यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें, अपने पेन और पेपर निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू करें। और इससे पहले अगर नाट्य शास्त्र की पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको अभी मेरे चैनल पर जा करके देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इससे पहली क्लास में बेटा पढ़ा था कि नाट्य शास्त्र जो होता है वो 5वीं शताब्दी में लिखा गया एक ग्रंथ है जो भरत मुनि ने लिखा था, भरत ने लिखा था। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अगर ग्राम की बात करें बेटा, ग्राम आप लोगों को पता ही है ग्राम क्या होता है। ग्राम हम सबने पढ़ रखा है। ग्राम होते हैं 7 स्वरों का जो पुराने जमाने में ग्रुप हुआ करता था, जिसको आज हम सप्तक बोलते हैं। प्राचीन समय में उसको ग्राम बोल दिया करते थे। तो बेसिकली ग्राम 3 बताए गए हैं: षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। तो जब नाट्य शास्त्र की बात आती है तो नाट्य शास्त्र में हम केवल 2 ग्राम का वर्णन पढ़ते हैं, यानी भरत ने केवल 2 ग्राम के बारे में, षडज और मध्यम ग्राम के बारे में बताया और इस गांधार ग्राम को पूरी तरह से छोड़ दिया था। इसका कोई भी जिक्र नहीं किया था। जिक्र बस इतना किया था कि कुछ लोग इसको स्वर्ग में स्थित बताते हैं, लेकिन इसका प्रयोग यहाँ पृथ्वीलोक पर नहीं होता। ठीक है, उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले भरत ने केवल षडज व मध्यम ग्राम का वर्णन किया तथा गांधार ग्राम को छोड़ दिया। ठीक है, और जब ग्राम की बात हो रही है तो इन्होंने बताया दूसरी चीज, भारत ने क्या बताया, षडज ग्राम की 7 जातियां और मध्यम ग्राम की 11 जातियां मानी। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये जो 18 जातियां हैं इसमें से 7 षडज ग्राम की हैं और 11 मध्यम ग्राम की हैं। ठीक है, कुल इन्होंने 18 जातियां बताई। इसे शुद्ध जाति कहा और इसे विकृत जाति कहा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कुल इन 18 जातियों को शुद्ध और विकृत जातियों में बांटा। याद रखिएगा, शुद्ध में 7 जातियां थी और 11 जातियां विकृत में थी। विकृत जातियों में बांटा। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, 18 जातियां कुल मानी गई थी, जिसमें से 7 षडज ग्राम की थी और 11 मध्यम ग्राम की थी। इन 18 जातियों को उन्होंने 2 भागों में बांटा, शुद्ध में 7 जातियां और विकृत में 11 जातियां। तो देखिए, ये जो 7 जातियां हैं ना, इसमें षडज और मध्यम दोनों ग्राम की जाति मिश्र हैं। षडज की भी है और मध्यम ग्राम की भी है। कुछ षडज ग्राम की है, कुछ मध्यम ग्राम की है। विकृत में भी कुछ 11 जातियों में से कुछ जातियां षडज ग्राम की मानी और कुछ जातियां मध्यम ग्राम की मानी। ऐसे ही इन्होंने इनका क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए, जब जातियों की बात होती है तो जाति के लक्षणों की भी बात होनी चाहिए। एक जाति के कितने लक्षण हो सकते हैं, आज भी हम पढ़ते हैं और भरत के टाइम से ये लक्षण ऐसे ही चले आ रहे हैं। तो देखिए, भरत ने जाति के 10 लक्षण माने। 10 लक्षण माने। कौन कौन से थे, जरा एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ग्रह,
ग्रह क्या हुआ करता था बच्चों कि पुराने जमाने में जिस भी स्वर से गायन शुरू किया जाता था वो स्वर ग्रह स्वर कहलाता था। ठीक है, तो भरत की जाति के 10 लक्षणों में से पहला ग्रह, दूसरा अंश। अंश क्या होता था, जो आज वादी स्वर होता है वो पहले अंश स्वर हुआ करता था, यानी जिस स्वर पर राग की सारी सुंदरता निर्भर करती है और सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो अंश स्वर कहलाता था। नंबर 3 न्यास। न्यास क्या होता था, जिस स्वर पर गायन खत्म किया जाता था उस स्वर को न्यास का स्वर कहा जाता था। इसके बाद अपन्यास। अब इसको समझ लीजिएगा क्योंकि बेसिकली यहाँ तक तो बच्चे आ ही जाते हैं, अपन्यास समझ लीजिए। देखिए पुराने जमाने में भी आज ही की तरह एक ही गाने के, एक ही गीत के कई सारे भाग हुआ करते थे। जैसे आज हम लाइट म्यूजिक की बात करें तो एक मेन मुखड़ा होता है और उसके बाद गाने के अंतरे होते हैं। ऐसे ही राग में सबसे पहले स्थाई होता है, फिर उसका अंतरा होता है। तो स्थाई और अंतरे के जो लास्ट के शब्द हुआ करते थे, जो लास्ट के स्वर हुआ करते थे, उन स्वरों को अपन्यास कहा जाता था। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे बुक में तो इसी प्रकार मिलेगी कि प्राचीन काल में गीत के भागों के अंतिम स्वरों को अपन्यास कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद मंद्र। मंद्र आपको पता ही है, मंद्र सप्तक, तार, अल्पत्व। अल्पत्व का क्या मतलब होता है, अल्पत्व का मतलब होता है कि किसी स्वर का कम प्रयोग होना। शालत्व। ठीक है, बहुत्व और औरत्व। ये 10 जाति के पुराने जमाने में भरत ने लक्षण बताए। जाति के 10 लक्षण नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। जाति के लक्षणों के बाद भरत ने केवल 2 विकृत स्वर माने। ये भी नोट करने लायक बात है। भरत ने केवल 2 विकृत स्वर माने। कौन कौन से, काकली निषाद और अंतरगंधार माने। ठीक है, काकली निषाद और अंतरगंधार माने। आगे इन्होंने वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी का वर्णन किया। ठीक है, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी की बात करें तो इन्होंने संवादी स्वरों में नौश्रुति तथा विवादी स्वरों में 2 श्रुति का अंतर माना। 2 श्रुति का अंतर माना। ये इनका पहला स्टेटमेंट था, 9 श्रुतियां संवादी स्वरों में और 2 श्रुति विवादी स्वरों में डिफरेंस रहेगा। आगे जाकर के ये जो डिफरेंस है ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। जब इससे आगे की पुस्तक हम पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर चेंज हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 9 व 13 श्रुति ऐसे लिखिएगा। 9 व 13 श्रुतियों का अंतर, संवादी स्वरों में 9 व 13 श्रुतियों का अंतर और विवादी स्वरों में 2 श्रुति का अंतर माना। कर दें। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न जो परीक्षा से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्होंने वृंद वादन के लिए भरत ने कुतुब शब्द का प्रयोग किया। कुतुब शब्द का प्रयोग किया, ये प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश जीजीटी में। वृंद वादन के लिए भरत ने किस शब्द का प्रयोग किया, तो आपको याद रखना है कुतुब शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसी के बाद अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो भरत ने वाद्यों के लिए
आतोद शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया? आतोद शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे इन्होंने 4 गीतियां व 8 रसों का वर्णन किया। ठीक है, 4 गीतियां 8 रसों का। गीति क्या होती है बच्चों? हमने पिछली क्लास में भी देखा था गीतियों के बारे में थोड़ा सा। देखो, गीति क्या होता है कि प्राचीन समय में जब ध्रुपद गायन प्रचलित था तो ध्रुपद गाने की 4 शैलियां होती थी, उसको हम गीति कह देते थे। ठीक है, और 8 रसों का वर्णन किया। नवा रस भी उन्होंने बताया था, शांत रस, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है। ठीक है, तो हम 8 रस ही मानते हैं कि उन्होंने 8 रसों का वर्णन किया है। ठीक है, इसके बाद अगर वीणा से सवाल आता है, वीणा से भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है चित्रा व मत्त कोकिला वीणा का वर्णन किया नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में वर्णन किया। ठीक है, हाँ, यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, आप याद रखिएगा टीजीटी में। ये जो चित्रा वीणा है, प्रश्न आया था कि चित्रा वीणा का सर्वप्रथम प्रयोग हमें किस पुस्तक में मिलता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि चित्रा वीणा का सर्वप्रथम प्रयोग हमें नाट्य शास्त्र में ही दिया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र पर टीका लिखने वाले जितने भी व्यक्ति हुए, तो नाट्य शास्त्र पर याद रखिएगा टीका, नाट्य शास्त्र पर टीका किसने लिखी बेटा? कल्लीनाथ ने लिखी। कल्लीनाथ ने लिखी। ठीक है, नाट्य शास्त्र के 23वें अध्याय पर भी टीका लिखी गई है हिंदी में, और वो आचार्य बृहस्पति ने लिखी है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी नोट डाउन कीजिएगा कि नाट्य शास्त्र के 23वें अध्याय पर हिंदी टीका आचार्य बृहस्पति ने लिखी। आचार्य बृहस्पति को हम सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता है। आचार्य बृहस्पति ने लिखी, और इनका उपनाम बताइए आप। इनका उपनाम है बच्चों अनंग विरंग। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो नाट्य शास्त्र है वो बेसिकली नाटक पर लिखी गई थी, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स में, कुछ चैप्टर्स में हमको संगीत से संबंधित जानकारी मिलती है, और ये वो पहला ग्रंथ है जिसमें संगीत की कुछ परिभाषाएं हमें दी गई, संगीत के बारे में कुछ हमें बताया गया। ठीक है, तो वैसे तो इसके 28 से लेकर के 33 तक के जो अध्याय हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन DSSB और कुछ परीक्षाओं में कुछ और अन्य चैप्टरों से भी प्रश्न आए हैं। तो वो जो चैप्टर हैं, मुख्यतः 3 चैप्टर हैं, जिनमें हमारा 5वां, 7वां और 33वां अध्याय है, जिसमें से प्रश्न पूछे गए हैं, और एक 19वां भी है शायद। तो हमको उनको कवर करते चलेंगे जितने चैप्टर्स में से हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम देखते हैं। अगर पहले चैप्टर की बात करें, छठा चैप्टर, 6वां अध्याय, तो बेटे 6वें अध्यायों में सबसे पहले रसों का वर्णन किया गया है, की व्याख्या, रसों की व्याख्या की गई है, इनके लक्षण बताए गए हैं, रसों के देवता व उनके वर्ण बताए गए हैं। वर्ण का वर्णन किया गया है, वर्ण का वर्णन किया गया है। ठीक है, भाव का लक्षण व उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, और 3 भाव बताए गए हैं, सात्विक भाव,
व्याभिचारी भाव, याद रखिएगा, व्याभिचारी भाव तथा, ये 7वें चैप्टर में बताया गया। एक बार बस इतना ही बहुत है, पहले ऊपर वाला नोट कर लीजिएगा। यहाँ 3 चैप्टर यहाँ पर डालेंगे हम 7वां अध्याय। तो 7वें अध्याय में हमको क्या क्या मिलता है, देखिए सात्विक व्याभिचारी भाव का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। एक और था स्थायी भाव, स्थायी भाव की व्याख्या की गई, ठीक है। यहाँ 8 रस हैं, याद रखिएगा, हमने पिछले बार में आपको बताया था कि 8 रस होते हैं, ठीक है, ठीक है। 19वें चैप्टर पर आते हैं, 19वां अध्याय। देखिए इसमें जितने हमारे स्वर होते हैं, स्वरों का रसों में विनियोग बताया गया है, ठीक है, कि कौन से स्वर से कौन सा भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। इसमें काकू तथा अलंकार का वर्णन किया गया है, अलंकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। काकू क्या होता है बच्चों, काकू के बारे में हमने पढ़ा है, कुछ विद्वानों ने तो इसमें पूरी चैप्टर्स लिखे हैं काकू पर, तो जल्दी से बताइए काकू के बारे में आपने क्या पढ़ा है। देखिए जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारी बात करने के जो टोन है वो बहुत पोलाइट होती है ना। और जब हम किसी पर क्रोध कर रहे होते हैं, गुस्सा आ रहा होता है, तब हमारा बदलना जो टोन होती है, जो आवाज़ होती है, वो थोड़ी सी बदल जाती है, गुस्से भरी आवाज़ हो जाती है। जब हम किसी से निवेदन कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो आवाज़ एक अलग आवाज़ होती है। जब हम चिल्ला रहे होते हैं तो वो एक अलग प्रकार की आवाज़ होती है ना। तो ये आवाज़ का जो मॉडिफिकेशन है, जो बदलाव है आवाज़ का, इसे हम काकू कहते हैं, ठीक है। काकू पर आगे हम पढ़ेंगे, जब हम थोड़ी और डेप्थ में जाएंगे तो हम काकू पर भी एक सेपरेट वीडियो बना करके उसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, और मुझे लगता है कि अब नाट्य शास्त्र में इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। जितने भी प्रश्न थे वो सभी यहाँ से आएंगे और इससे आगे तक अब कोई प्रश्न पूछे जाने वाले नहीं है। बाकी जो प्रश्न मिलते हैं उनको थोड़ा बहुत हम कवर करते चलेंगे हम बाद में, और फिलहाल के नाट्य शास्त्र के इतने नोट्स आपके लिए इनफ है। अब हम अगली क्लास में आपको संगीत रत्नाकर पढ़ाएंगे, शारंग देव जी की लिखी हुई, और उसके बाद हम और सीक्वेंस से उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके भी आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बार फिर से अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।